जय हिंद। आज मैं साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा जा रहा है कि लवण जल बराइन किसका जलीय विलयन है। तो लवण जल बराइन जो किसका जलीय विलयन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है लवण जल बराइन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहला का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि रक्त एक प्रकार का है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, दूसरा का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है तीसरा नंबर कि लव डब धमनी किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो याद रखना, लव डब धमनी जो किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो बड़ी आंत की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है लव डब धमनी। ऑप्शन तीसरा का ऑप्शन एक करेक्ट होगा, बड़ी आंत के कारण लव डब धमनी उत्पन्न होती है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। तो पेट्रोल का मुख्य संगठक जो है क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्टेन। क्या है? ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य संगठक माना जाता है, चौथा का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव को पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। क्या है? मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5 का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है, छठा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि कच्छ के स्थानों में वनस्पति अपघटन का कारण उत्पन्न होती है। तो कच्छ के स्थानों में वनस्पति अपघटन के कारण जो उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो याद रखना, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कच्छ के स्थानों में वनस्पति अपघटन के कारण उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए छठा का सही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है। अभिक्रिया में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, तो यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें HCl क्या है, तो देखिए इसमें HCl जो है उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है, जिसे हम लोग प्रतिफल भी बोलते हैं उत्पाद को। और हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे बात करता है, तो इसमें दो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है, और HCl जो है उत्पाद। यहाँ पे उत्पाद या प्रतिफल है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 7वां का ऑप्शन HCl उत्पाद है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकता का जनक जो कहा जाता है, कि याद रखना, आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। याद रखना, ग्रेगर जोहान मेंडल या ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए करेक्ट होगा, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस के कारण घटी थी। तो याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। 9 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रस्ती किस कारण के कारण घटना घटी थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखना, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि मोनाजाइट बालूमिन इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो याद रखना, मोनाजाइट खनिज में कौन सा खनिज पाया जाता है, याद रखना थोरियम खनिज। मोनाजाइट रेत में पाया जाता है खनिज थोरियम खनिज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मोनाजाइट खनिज पाया जाता है, थोरियम खनिज पाया जाता है मोनाजाइट रेत में। 12 नंबर क्वेश्चन के वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है। तो वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो देखिए, वायुमंडल में जिसकी मात्रा अधिक होती है वही वायुमंडलीय का सबसे बड़ा घटक माना जाता है। तो याद रखना, 78% से 78 से 79% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 12 का ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल का सबसे प्रमुख घटक है, बड़ा घटक है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा, 13 का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर पूछा जा रहा है कि आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली जाने वाली धातु कौन सी है। तो याद रखना, आभूषण बनाते हैं उस समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु का नाम है तांबा। क्या? तांबा, कॉपर। आभूषण हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें मिलाई जाने वाली धातु है कॉपर। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 14 का ऑप्शन तांबा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, 15 नंबर पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखना, आइसोप्रीन का एक प्राकृतिक रबर बहुलक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 15 का ऑप्शन सी, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है।
12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चीज पाया जाता है? तो याद रखना, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्लाज्मा। 55 से 65% तक। कितना? 55 से 65। प्लाज्मा 55 से 65% तक मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्लाज्मा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर पूछा जा रहा है कि विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है 14 नंबर कि भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो याद रखना, रिकेटस। रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्शियोफेरॉल। याद रखना, कैल्शियोफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी रोग होता है। और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, याद रखना। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और पॉलिश, याद रखना, पॉलिश किया हुआ चावल, यहाँ पे इंपोर्टेंट बात, पॉलिश किया हुआ चावल। चावल आप लोग समझ, पॉलिश किया हुआ चावल और मक्का, यहाँ पे इंपोर्टेंट बात है मक्का। पॉलिश किया हुआ चावल और मक्का को सेवन करने से ही वह बेरी बेरी रोग होता है। याद रखना, पॉलिश किया हुआ चावल और मक्का को अत्यधिक सेवन करने से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी रोग। और याद रखना, और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये बात याद रखना। तो 14 का ऑप्शन सी करेक्ट। 14 का ऑप्शन कौन? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। 14 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फिर कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो इंसुलिन जो स्रावित होती है कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है। कहाँ से? अग्नाशय से, जिसे हम लोग पेनक्राइज बोलते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पेनक्राइज से। ऑप्शन सही होगा, अग्नाशय या पेनक्राइज से इंसुलिन स्रावित होती है। इंग्लिश नाम है इसका पेनक्राइज, अग्नाशय का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है 19 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम कोशिका को, याद रखना, लाइसोसोम कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम को प्रोटीन का घर कहा जाता है। तो 19 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लुई पास्चर ने रेबीज टीका का खोज किया था। एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किया था। लुई पास्चर किसका? रेबीज। रेबीज कैसे होता है? तो कुत्तों को काटने से होता है रेबीज। और एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किया था। किसका? चेचक टीका का खोज किया था। तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन 20 का एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर पूछा जा रहा है, देखिएगा कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी मात्रक का इकाई है? तो डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका मात्रक का इकाई है? तो याद रखना, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ पे सेंस लिखा गया है, तो राइट ऑप्शन होगा ए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। 21 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब कब अधिनियम पारित किया गया? तो भारत में सूचना अधिकार का अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। कब? 2005 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 22 का। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर पूछा जा रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किया था रोएंटजन ने। किसने? रोएंटजन ने एक्सरे की खोज किए थे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा, रोएंटजन एक्सरे की खोज करता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा जा रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होती है? तो वर्षा की बूंद या साबुन का बुलबुला किसके कारण से गोलाकार होती है? तो याद रखना, ये सब पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। और वर्षा मापने वाली यंत्र का नाम है रेन गेज। याद रखना, रेन गेज जो है वर्षा मापने वाली यंत्र का नाम है, ये भी याद रखना, रेन गेज। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था?
तो विधारक के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विधारक का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित ओस्टार्ड ने किया था। किसने? ओस्टार्ड ने किया था। तो पहला का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओस्टार्ड ने विधारक के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकित किए थे। और विधारक के चुंबकीय प्रेरण का अवलोकित किसने किए थे? तो फ्राइडे ने किए थे। और विधारक के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकित ओस्टार्ड ने किए थे। तो पहला का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है दूसरा नंबर कि जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया? तो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया था? तो याद रखना वर्जिलियस ने जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन बोहलर ने इसकी जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन को नष्ट कर दिया था। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस ने किए थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो याद रखना प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक का नाम था यूरिया एसिड। क्या? यूरिया एसिड था। यूरिया जो था प्रयोगशाला में संश्लेषित करने वाला पहला यौगिक बन गया है यूरिया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिएगा चौथा नंबर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र याद रखना CnH2n+2 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, याद रखना एल्केन और एल्कीन आते हैं। याद रखना एल्केन और एल्कीन आते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन आता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन और एल्कीन आते हैं। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 5 का CnH2n-2 होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। उसके बाद यहाँ से छठा नंबर देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने में मदद करता है? तो याद रखना कौन सा पादप हार्मोन जो फलों को पकने में मदद करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन गैस जो है फलों को पकने में मदद करता है, पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पादप हार्मोन में एथिलीन गैस जो है फलों को पकने में मदद करती है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के मुक्त होने के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस का त्रासदी किस गैस के मुक्त होने के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मीथेन गैस को, जिसका सूत्र CH4 होता है। मीथेन गैस को दलदली गैस, याद रखना दलदली दल दलदली गैस के नाम से भी मीथेन गैस को जानते हैं। और मार्स गैस या आदर्श गैस के नाम से भी मीथेन गैस को जाना जाता है। राइट ऑप्शन है करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 नंबर पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखना एथिलीन गैस उत्पन्न होती है। और कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एथिलीन गैस उत्पन्न होती है। तो 9 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एथिलीन गैस। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि ओजोन परत पर वायुमंडल की निम्नलिखित में किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? याद रखना क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन परत वायुमंडल के क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन परत, किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। ओजोन परत जो है सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हमारी मानव को बचाता है। तो सब ओजोन परत वायुमंडल के क्षोभ मंडल में पाया जाता है। 11 नंबर पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से परतों में से किसका अर्थ मिश्रण को क्षेत्र है? तो वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण क्षेत्र से है? तो याद रखना यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रण का क्षेत्र से है। तो यहाँ पे याद रखना क्षोभ मंडल को, क्षोभ मंडल का ही अर्थ वायुमंडल के परतों के अर्थ मिश्रण से है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। राइट ऑप्शन ए होगा, करेक्ट ऑप्शन CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, पूछा जा रहा है 15 नंबर कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते कहलाते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र तो समान है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन ए आइसोटॉप कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ से 16 नंबर देखिएगा, पूछा जा रहा है
कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है क्या है, ब्रोमीन है। राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि विज्ञापन साइनोबोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। तो विज्ञापन साइनोबोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना कैलोरीन गैस। कैलोरीन गैस जो है विज्ञापन साइनोबोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है कैलोरीन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 17 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी गैस है जो नोबल गैस नहीं है। इनमें कौन सी गैस जो है नोबल गैस नहीं है? तो देखिएगा नोबल गैस के अंतर्गत आता है हीलियम, नियॉन, एनी आता है, नियॉन, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है और रेडॉन आता है, आरएन आता है। तो देखिए हीलियम, नियॉन, ये जिसका नियॉन का एनी बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन आता है। ये सब आर्गन नोबल गैस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो फियोन जो है नोबल गैस नहीं है, लेकिन हीलियम, नियॉन और यहाँ पे लास्ट में क्या है कि जेनॉन जो है आर्गन गैस है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि कीटबाजी पौधे में जिस मृदा उगते हैं उस कमी को कहते हैं। तो कीटबाजी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसकी कमी रहती है? तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? कीटबाजी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। 19 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन की कमी रहती है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 17 नंबर पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसमें मुख्यतः प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसमें किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित जो करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, रक्त की ऑक्सीजन करने की क्षमता को जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः प्रभावित करती है। 17 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन की घुल जाता है। तो निम्नलिखित में कौन कौन वायु प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो याद रखना कौन जो है रक्त के ऑक्सीजन की अपेक्षा रक्त में अधिक मात्रा में घुल जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा रक्त में शीघ्रता से हीमोग्लोबिन घुल जाता है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब